हाय एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएससी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट अभी तुरंत निकल कर सामने आई है, जिसके तहत 67वीं बीपीएससी की विज्ञप्ति बीपीएससी के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आज 67वीं बीपीएससी की विज्ञप्ति आई है, जिसके तहत कुल पोस्ट अगर देखा जाए तो कुल पोस्ट इसमें 555 पोस्ट है, जिनमें से 174 पोस्ट जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस रिगार्डिंग हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको नोटिस दिया था कि कुल 555 पदों की वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले यह देखिए कि आखिर किस पदों पर कितनी वैकेंसी आई है, क्योंकि देखिए जो कुल 555 पद की वैकेंसी आई है उसके तहत सबसे ज़्यादा जो विगत आप 3-4 वर्षों का अगर आप विज्ञप्ति देखेंगे तो उसमें सबसे जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वह एसडीएम पदों की वैकेंसी को लेकर है। बिहार प्रशासनिक सेवा जो कि लेवल 9 के तहत आती है, अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता एवं उसके समकक्ष समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। उसके तहत कुल 88 पदों पर वैकेंसी आई है, जिनमें से 31 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है और शेष सीटें ये बॉयज़ के लिए और इसमें महिलाएं और गर्ल्स शामिल होंगी। तो आप देखेंगे कि आप 60 से 62वीं के बाद आप देखेंगे 63, 64, 65 और 66 में इतनी बड़ी स्तर पर वैकेंसी एसडीएम की नहीं थी। 66 में तो बिल्कुल सीटें भी नहीं थी, लेकिन इस बार 67वीं में 88 सीटें एसडीएम पद के लिए रही है। तो इस बार 67वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है वह काफ़ी टफ रहने वाली है। इसके बाद जो वैकेंसी है राज्य कर सहायक आयुक्त, राज्य कर सहायक आयुक्त की हालांकि वैकेंसी सीटें कम है, लेकिन लेवल 9 की सीटें हैं। हर बार इसकी भी सीटें निकल कर आ रही है, तो इस बार 21 सीटें यहाँ पर है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी जो कि लेवल 9 का अधिकारी होते हैं, उनके लिए कुल 4 सीटें हैं। बिहार शिक्षा सेवा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये भी लेवल 9 के अधिकारी हैं, कुल 12 सीटें हैं। नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी बिहार नियोजन सेवा के अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो आती है, इसके तहत कुल 2 सीटें हैं। और यहाँ सारे सीटों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। मैं सभी सीटों की एक बार विवरणी में पढ़ दे रहा हूँ संक्षेप में। श्रम अधीक्षक लेबर सुपरिंटेंडेंट की 2 सीटें हैं। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी की 5 सीटें हैं। सहायक निदेशक जो कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 12 सीटें हैं। सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा समाज कल्याण विभाग 4 सीटें हैं। सहायक योजना पदाधिकारी 52 सीटें हैं। ग्रामीण विकास पदाधिकारी RDO इसकी 133 सीटें। सबसे ज़्यादा संख्या में अगर सीटें देखा जाए तो सीटों की दृष्टि से रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जो पहले BDO के रूप में कार्य करते थे, अब उनका संवर्ग चेंज कर RDO कर दिया गया है। तो कुल उनका पद जो है वह 133 है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो पद है वह नगर कार्यपालक पदाधिकारी का है, वह कुल 110 सीटें उनके लिए आवंटित की गई है। राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर की 36 सीटें हैं। आपूर्ति सप्लाई इंस्पेक्टर की 4 सीटें हैं। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की कुल मिलाकर यहाँ पर 18 सीटें हैं। इसके बाद प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी की सीटें 52, यानी कि कुल मिलाकर सीटें जो हैं 555 है, जिनमें महिलाओं की 124 सीटें आरक्षित है। तो इस विज्ञप्ति की 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसे आपको समझना होगा। पिछले विज्ञप्ति से किस प्रकार यह विज्ञप्ति अलग है, तो पहला नंबर पर है कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर विज्ञप्ति बिहार प्रशासनिक सेवा BAS बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो वैकेंसी है वह काफ़ी मात्रा में 88 सीटें आई हैं, जो कि संख्या के लिहाज से बहुत काफ़ी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि लेवल 9 की जॉब जो है इस बार बहुत काफ़ी संख्या में है। कुल 16 पदों के लिए सीटें आवंटित की गई है। इनमें से आप देखेंगे कि लगभग 10 पदें जो हैं वह लेवल 9 की जॉब है। अगर आप पिछले विज्ञप्ति को देखेंगे तो उसमें लेवल 7 की जो पदें थीं अधिक संख्या में थी, लेकिन इस बार लेवल 9 पदों की जो संख्या है वह अधिक संख्या में है। इसका मतलब सीटें जो है वह बहुत, अगर आप पद के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीपीएससी के द्वारा फॉर्म सबमिट करने के बाद एक बार आपको फॉर्म में एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यह बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिहाज से बहुत बड़ा बीपीएससी के द्वारा कदम उठाया गया है। आगे देखेंगे कि आयोग के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें किन
किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है। तो संक्षेप में अभी हमने देखा है कि विज्ञप्ति निकाली गई है, कुल 555 सीटें की विज्ञप्ति निकाली गई है। इनमें से जो प्रीलिम्स परीक्षा में जो अमूमन जैसा कि हर बार हो रहा है, लगभग 3.5 से 4 लाख विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते हैं और सीटों की 10 गुना रिजल्ट आता है, यानी कि लगभग 6000 के लगभग आपके प्रीलिम्स रिजल्ट आएगा। इस दृष्टि से आप प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से आप इस कैलकुलेशन को समझकर अपनी तैयारी करें। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अभी जो 555 पदें आवंटित की गई है वह अंतिम नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब 555 जो पदें आ गई हैं वह अंतिम पदें हैं। अभी प्रारंभिक परीक्षा से पहले जितनी भी अधियाचना आयोग को प्राप्त होगी उन सभी पदों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और हमने पहले भी जानकारी आपको दिया है, अभी ज़्यादा संभावना है कि इसमें लगभग 100 के आसपास इसमें पोस्ट और भी इसमें ऐड होंगे। तो आप इस दृष्टि से देखिए तो लगभग 650 के आसपास यह वैकेंसी जाने वाली है। हालांकि अभी 555 पर आयोग के द्वारा जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता अगर आप यूनिवर्सिटी किसी भी आप स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं, उनके समकक्ष डिग्री है, तो आप बीपीएससी में फॉर्म भरने के लिए अप्लाई हैं। इसके अलावा आप किसी भी कास्ट की हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, देखिए अब उनका क्या फी स्ट्रक्चर यहाँ पर रखा गया है। फी स्ट्रक्चर के अगर लिहाज से देखा जाए, उम्र सीमा जो है यहाँ पर फी स्ट्रक्चर में आपको जानकारी देता हूँ। उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 20 ईयर यहाँ पर रखा गया है। 20, 21, 22, कुछ पदों के लिए 22 है, कुछ पदों के लिए 21 है, कुछ पदों के लिए 20 है। तो आप पद देखिएगा, पदों के विवरण के पश्चात वहाँ पर आपको कॉलम दिया गया है एज का, उसमें मिनिमम एज वहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए मिनिमम एज जो होती है वह 22 होती है, और डिप्टी एसपी के लिए, बिहार पुलिस सेवा के लिए मिनिमम एज 20 होती है। अभी बिहार पुलिस सेवा की आई नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि डिप्टी एसपी का भी पद इसमें ऐड हो। तो इस प्रकार से मिनिमम एज जो होता है 20 होता है, और जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 37 होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एज बेसिकली ज़्यादा यहाँ पर मायने रखता है। अगर फ़ी के दृष्टिकोण से देखें कि आयोग के द्वारा जो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे उसमें कितनी फ़ी रखी जाएगी, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये यहाँ पर फ़ी निर्धारित किए गए हैं। केवल बिहार राज्य के SC ST लोगों के लिए 150 निर्धारित किया गया है। बिहार राज्य की महिलाओं के लिए आरक्षित या अनारक्षित किसी भी कैटेगरी के लिए हों 150 उनके लिए निर्धारित किया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए 150 आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये आवंटित किए गए हैं। यानी कि शुल्क 2 प्रकार के हैं, 600 रुपये एंड 150 रुपये। आप किस कैटेगरी में फिट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। मान लेते हैं किसी आपका जो भी टैक्स होता है वहाँ का चार्ज जो होता है बैंक का 5 रुपये, 10 रुपये, 2%, उसको भी आपको इसके साथ पेड करना होगा। तो इस प्रकार से जनरल कैटेगरी का फी 600 रुपये यहाँ पर आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बात है वह प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात है। प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। आप जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप के बाद आपको यहाँ पर देखना होगा कि आखिर बीपीएससी प्रीलिम्स में क्या पूछता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम आपकी 2 घंटे की होगी, 150 मार्क्स की होगी। बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक का उत्तर देना होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड प्रश्न आएंगे। आपको 5 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे पर प्रश्न, और प्रति प्रश्न पर 5 विकल्प में से एक विकल्प का आपको चयन करना होगा, और जो भी उचित विकल्प होगा उसका आपको चयन करना होगा। यानी कि 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं। यह है हमारा बीपीएससी का सिलेबस। देखिए यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जितने भी विज्ञप्ति आएंगी उनकी कुल 10 गुनी सीटें, यानी कि जितने विज्ञप्ति हैं, जैसे अभी के दृष्टिकोण से 555 सीटें हैं, तो इसकी 10 गुनी आपकी रिजल्ट प्रीलिम्स के बाद आएगा। यानी कि 5550, लगभग 600 के आसपास प्रीलिम्स में इस बार रिजल्ट आने वाला है। यानी कि 66वीं की तरह इस बार फिर से 67वीं बीपीएससी आपके लिए एक चुनौती पेश करेगा, और ज़्यादा संभावना है कि इसका भी कट ऑफ 66वीं की तरह अधिक जाने की यहाँ ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि रिक्तियाँ की 10 गुनी सीटें आपकी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के रूप में आएगी। यहाँ पर संक्षेप में आपका सिलेबस लिखा गया है, जिसमें कहा गया है
सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, हिस्ट्री, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, नदियां, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता। इन सभी सेक्शन से संबंधित प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 150 मार्क्स की 120 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। इस परीक्षा में आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और प्रारंभिक परीक्षा महज एक जांच परीक्षा होगी। इसके आधार पर आप मेंस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई होंगे। मेंस क्रैक करने के बाद आप व्यक्तित्व परीक्षा जिसे इंटरव्यू कहा जाता है, आप उसके लिए योग्य होंगे। तो इस प्रकार से बीपीएससी की सिलेबस हमने डिस्कस किया है। आने वाले दिनों में मैं बीपीएससी की डिटेल्ड सिलेबस में आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं ये भी चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अधिक से अधिक आप मार्क्स को गेन करें और किस प्रकार से बीपीएससी प्रीलिम्स काफ़ी इजीली तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं। कौन कौन से प्रमुख बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी से रिलेटेड मैं एक वीडियो जल्द ही आपके समक्ष लेकर आऊंगा। अब बीपीएससी मेंस का सिलेबस यहां पर दे रखा है। बीपीएससी मेंस संक्षेप में आप जानिए कि 900 नंबर का बीपीएससी मेंस एग्जाम होता है, जिसमें से एक जो पेपर होते हैं आपका जीएस पेपर 1 होता है, दूसरा 300 मार्क्स का जीएस पेपर 2 होते हैं और एक ऑप्शनल 300 मार्क्स का होता है, यानी कि 300 यानी कि 900 होंगे और 100 मार्क्स का जनरल हिंदी एक क्वालिफाइंग विषय होता है। लेकिन मेंस एग्जाम इससे भी रिलेटेड जब मैं वीडियो डिस्कस करूंगा आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो वहां पर मेंस का भी आपका डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो आ रही है वह ऑप्शनल को लेकर है। स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ी जो चुनौती आती है जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो सबसे बड़ी जो आपकी चुनौती आपके समक्ष उत्पन्न होगी वह आपके वैकल्पिक विषय के चयन को लेकर होगी। आपके सामने कई सारे बिंदु होंगे सोचने के कि आखिर हम वैकल्पिक विषय के रूप में किसका चयन करें, कौन सा विषय हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, किस विषय की मार्किंग कैसी है, किस विषय की सक्सेस रेट प्रीवियस ईयर का कैसा है। तो इन सभी चुनौतियों के बीच आपको सोचना होगा कि कौन सा वैकल्पिक विषय चयन करें। अगर वैकल्पिक विषय की मार्किंग पैटर्न को प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखा जाए तो टॉप लेवल के जो 5-6 सब्जेक्ट माने जाते हैं उनमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, ये सब जो ऐसे पेपर हैं वह अधिक संख्या में लिए जाते हैं। लिटरेचर की तरफ भी आप जा सकते हैं। हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छी वर्तमान समय में बीपीएससी के बीच एक उभर कर सामने आया है, छात्रों के बीच एक क्रेज के रूप में सामने आया है। तो इस प्रकार की ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने द्वंद्व होगी। और लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट का जब भी आप चयन करेंगे तो 2-3 मानक चीज़ों का आपको चयन कर आपको देखना होगा। पहली बात आपको देखना होगा कि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ कैसी है। दूसरा आपको देखना होगा क्या उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट में मटेरियल्स एंड नोट्स अवेलेबल हैं, और आपका इंटरेस्ट उसके प्रति देखना होगा, उस सब्जेक्ट के प्रति। अगर इन सभी चीज़ों किसी सब्जेक्ट के साथ आप अटैच कर पा रहे हैं तो बेशक उस सब्जेक्ट को आप एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन ऐसा आपके सामने द्वंद्व उत्पन्न करेगा क्योंकि इसके बाद आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में संभवतः आप चेंजेज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमेशा ध्यान में रखकर चयन करें। उन्हीं विषय का चयन करें जिनका सिलेबस आप काफ़ी कम समय में बेहतर तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मार्केट में जिसका नोट्स अच्छा अवेलेबल है और जिस पर आपकी तैयारी पुख्ता हो सकती है। तो इस प्रकार से ऑप्शनल सब्जेक्ट का आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह फॉर्म भरने को लेकर आती है। ठीक है, तो फॉर्म भरने की जो डेट है, देखिए आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि भले ही विज्ञप्ति आज ही आयोग के द्वारा अपलोड कर दी गई है, लेकिन आवेदन आप कल से नहीं भर सकते। 30 सितंबर से आप आवेदन भरेंगे। ठीक है, यानी कि जो विंडो ओपन होगी बीपीएससी वेबसाइट पर आवेदन भरने की वह 13 दिसंबर को अपलोड होगी। आप रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 नवंबर को निर्धारित की गई है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है आयोग के द्वारा कि 30 सितंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच तक आप बीपीएससी 67वीं बीपीएससी की जो विज्ञप्ति आई है उसके तहत आप अप्लाई के हकदार होंगे। देखिए आयोग के द्वारा कहा गया है पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन तक का समय दिया जाएगा। यानी कि आप 30 सितंबर तक फॉर्म भरिए,
30 सितंबर से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। 5 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15 नवंबर तक आप फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। यानी कि आयोग जो है वह 15 नवंबर तक डेट खींचकर ले जा रही है। तो ये बहुत अधिक संभावना है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का जो डेट है 12 दिसंबर वह हो सकता है उसमें चेंजेज हो जाए। मैं कंफर्म नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर एक संभावना जता रहा हूँ, क्योंकि 15 नवंबर तक आपको एक तरह से फॉर्म भरने का डेट दिया जा रहा है। उसके बाद सिर्फ मुश्किल से 27 दिन 27 डेज का गैप मिल रहा है। इस दौरान आयोग को सही फॉर्म को चेकिंग करनी होगी, उसके बाद उसे एडमिट कार्ड रिलीज करना होगा, अब उसे अपनी सीटों का डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पर उपलब्ध कराना होगा विवरण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वहाँ की जो भी अधिकारी हैं उन्हें एग्जामिनेशन के लिए। तो हो सकता है कि कुछ दिन इसमें डिले जाए एग्जाम के लिए। ऐसा यहाँ पर मैं डेट के अनुसार मैं संभावना जता रहा हूँ। और एक और बात है कि पहले आप जब फॉर्म आपने, अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो पहले फॉर्म भरने के बाद आयोग को भेजने की बात की जाती थी, लेकिन इस बार फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी आयोग को डाक के द्वारा नहीं भेजना है। ठीक है, तो आप फॉर्म भरिए। 30 तारीख से फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, आप जल्दी ही फॉर्म अप्लाई कर दें, आपके लिए सुविधा होगा। 5 नवंबर तक ऐसे आखिरी डेट दिया गया है और 15 नवंबर तक आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फी की बात मैंने चर्चा पहले ही कर दी है। तो इस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा इस प्रकार से 67वीं बीपीएससी की विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है वह एडिट करने को लेकर। हमने बताया कि 15 नवंबर तक एडिट करने की डेट है, लेकिन इसका कौन कौन सी चीज़ें आयोग सुधार में नहीं की जाएगी और कौन कौन सी चीज़ें सुधार करने लायक है। देखिए, उक्त एडिट करने की तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन के डेटा में किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑप्शनल पेपर, नॉन लिंग्विस्ट सब्जेक्ट में परिवर्तन या सुधार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक का नाम, पिता माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, अपनी कैटेगरी किस राज्य के हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता, इन सभी चीज़ों में सुधार नहीं किया जाएगा जब आप एक बार एडिट कर लेंगे तो इसीलिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे काफ़ी आप सावधानीपूर्वक इस फॉर्म को आप फिलअप करें। ठीक है, एक बार सिर्फ आपको एडिट का विकल्प आपके समक्ष दिया जाएगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप किसी एक मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो नहीं उस मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का बदलाव किया जाएगा और नहीं ईमेल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाएगा। यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल में आप बाद में इसे चेंजेज नहीं कर सकते। और स्वाभाविक है क्योंकि उसी मोबाइल के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर आप मोबाइल नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में ऐसा अधिक लोगों से हो सकता है कि एक बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं फिर वो गलत हो गया तो फिर नए सिरे से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदक करने की अंतिम तिथि के पूर्व रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाइल से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। यानी कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपने गलत कर दिया तो फिर से उस रजिस्ट्रेशन को आप पूरी तरह से रद्द कर दीजिए और फिर नए सिरे से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में क्या होगा जब एक ही अभ्यर्थी एक से अधिक बार आयोग को आवेदन कर देगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उनकी अभ्यर्थित्व को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप एक से अधिक यानी कि 2 बार आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, पहले बार रजिस्ट्रेशन को आप बिना रद्द किए नए सिरे से फिर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको दोनों फॉर्म जो है वो आपका रद्द माना जाएगा और आपकी जो अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षार्थी के रूप में उसे रद्द माना जाएगा। यानी कि आप 67वीं बीपीएससी के लिए फिर एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा इस बार आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उम्मीदवार नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि के बारे में आप पूरी तरह से जब आप संतुष्ट हो लें तो उसके बाद ही ऑनलाइन शुल्क अपना जमा करें। ईमेल आईडी, यूजर नेम, मोबाइल नेम, पासवर्ड इन सभी को अच्छे से अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि साक्षात्कार के समय भी ये आपको काम आएगा। यहीं से आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आपका डाउनलोड होगा। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसे लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन को डाउनलोड करके 2 प्रति
निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे और जो विज्ञप्ति आई है उससे संबंधित सारे कागजात अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि किसी भी समय आयोग के द्वारा अगर ऐसा कोई मांगा जाए, योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र मांगा जाए, तो आप वहां पर मूल प्रमाण पत्र उसका प्रस्तुत कर सकें। यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आप फिर से डैशबोर्ड पर लॉगिन करें और उसे डाउनलोड करें और 2 बार आप प्रिंट करवा लें, ताकि आयोग के द्वारा किसी भी समय में मांगा जाए तो विपरीत परिस्थितियों में भी आप आयोग को ये सभी आप वहां पर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से 67वीं बीपीएससी के विज्ञप्ति से संबंधित हमने सभी पक्षों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आने वाले समय में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर मैं चर्चा करूँगा, हमारी वीडियो लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। हमारे द्वारा करेंट अफेयर सेक्शन से संबंधित, इसके अलावा बिहार विशेष से संबंधित स्पेशल कार्य किया जा रहा है। समय समय पर आप लोगों के साथ टेस्ट लिए जा रहे हैं और उसका वीडियो हमारा एकेडमी सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर निरंतर प्रोवाइड कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में 67वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और पहले प्रयास में ही इस बार 67वीं बीपीएससी में किस प्रकार से 120+ मार्क्स प्राप्त करें, ताकि खुद को प्रारंभिक परीक्षा में सिक्योर कर सकें और मेंस की तैयारी बेझिझक प्रारंभिक परीक्षा के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभ किया जा सके, इस पर आने वाले दिनों में मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।